Welcome to our channel Study Physical Education. It's more than just playing games. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन। पहले हमें समझना है कि बैलेंस डाइट होती क्या है। सिंपल शब्दों में कहें तो बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें हमारे बॉडी को जरूरत के हिसाब से सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर और वाटर सही मात्रा में मिले। मतलब ऐसा खाना जिसमें न किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो और न किसी न्यूट्रिएंट्स की ज्यादा मात्रा हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई सिर्फ रोटी और राइस खाता है तो उसे कार्ब्स तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन प्रोटीन और विटामिन्स की कमी हो जाएगी, जिसका मतलब है डाइट बैलेंस नहीं है। और अगर कोई सिर्फ एग्स और चिकन खा रहा है तो एनर्जी की कमी महसूस होगी क्योंकि कार्ब्स नहीं मिल रहे। यह भी अनबैलेंस्ड डाइट को दिखाता है। इसलिए कहा जाता है हर न्यूट्रिएंट्स जरूरी है, लेकिन राइट प्रोपोर्शन में। अब जानते हैं कि एक बैलेंस डाइट में क्या क्या शामिल होना चाहिए। सबसे पहले आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जो हमारी बॉडी के मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। ये टोटल डाइट का लगभग 55 से 60% हिस्सा होना चाहिए। सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर राइस, चपाती, ब्रेड, सीरियल्स, पोटैटो। बेसिकली वो फूड जो बॉडी को क्विक एनर्जी देता है। अब बात करते हैं प्रोटीन्स की, जो हमारे मसल्स, टिश्यूज और बॉडी सेल्स को बिल्ड और रिपेयर करते हैं। डाइट में प्रोटीन्स लगभग 10 से 15% होने चाहिए। सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स आर मिल्क, एग्स, पल्सेस, फिश, पनीर, सोयाबीन। ये सब ग्रोथ और रिकवरी के लिए बहुत जरूरी हैं। अब आते हैं फैट्स पर, जिनसे हमें स्टोर्ड एनर्जी मिलती है। फैट्स हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं और विटामिन्स एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। ये डाइट का करीब 20 से 25% हिस्सा होना चाहिए। सोर्सेज ऑफ फैट्स आर बटर, घी, ऑयल, नट्स, सीड्स। अब बात करते हैं छोटे लेकिन पावरफुल न्यूट्रिएंट्स की, विटामिन्स और मिनरल्स। ये बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं और इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। सोर्सेज ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स आर फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क एंड ड्राई फ्रूट्स। वाटर को अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये हर प्रोसेस के लिए जरूरी है। डाइजेशन, टेम्परेचर कंट्रोल, टॉक्सिन रिमूवल, सब कुछ वाटर के बिना पॉसिबल नहीं। कम से कम 2 से 3 लीटर्स पानी रोज पीना चाहिए। और आखिर में आता है फाइबर, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन रखता है। इट हेल्प्स प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन और फूड को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। सोर्सेज ऑफ फाइबर्स आर सलाड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स। अब बात करते हैं बैलेंस डाइट क्यों जरूरी है। तो सिंपल शब्दों में, अगर ये सब सही प्रोपोर्शन में है तो आपकी डाइट ट्रूली बैलेंस्ड है। हमारी बॉडी एक मशीन की तरह है और न्यूट्रिएंट्स उसका फ्यूल है। अगर फ्यूल सही नहीं मिला तो बॉडी ठीक से काम नहीं करेगी। बैलेंस डाइट हमें एनर्जी देती है। बैलेंस डाइट से हमें दिन भर के काम के लिए पर्याप्त एनर्जी मिलती है। ग्रोथ और डेवलपमेंट करती है। बच्चों की ग्रोथ और अडल्ट्स की बॉडी मेंटेनेंस के लिए जरूरी है। इम्यूनिटी बढ़ाती है। सही न्यूट्रिएंट्स मिलने से बॉडी की रेजिस्टेंस पावर स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे डिजीजेस कम होते हैं। हेल्दी वेट मेंटेन करती है। न ज्यादा खाना न बहुत कम। बैलेंस डाइट बॉडी वेट को कंट्रोल में रखता है। मेंटल हेल्थ इंप्रूव करती है। सही न्यूट्रिशन से मूड अच्छा रहता है और कंसंट्रेशन भी बढ़ती है। तो याद रखो, सिर्फ खाना खाना ही डाइट नहीं कहलाता, बल्कि सही खाना, सही टाइम पर और सही क्वांटिटी में खाना ही असली बैलेंस डाइट है। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलती है? हम जो खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी को सिर्फ टेस्ट नहीं देता, बल्कि फ्यूल भी देता है। और इसी प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिशन। सबसे पहले न्यूट्रिशन एक्चुअली होता क्या है? सिंपल वर्ड्स में कहें तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच आवर बॉडी टेक्स इन फूड एंड यूजेस इट फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड एनर्जी। यानी हमारी बॉडी फूड से न्यूट्रिएंट्स लेती है और उन्हें एनर्जी में बदलकर बॉडी फंक्शंस के लिए यूज करती है। अब बात करते हैं ये न्यूट्रिएंट्स होते कौन कौन से हैं। हमारी डाइट में 6 मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। अब सोचिए, अगर इन न्यूट्रिएंट्स में से कोई एक भी कम पड़ जाए तो हमारी बॉडी इम्बैलेंस में चली जाती है और यहीं से शुरू होती है हेल्थ प्रॉब्लम्स।
इसलिए सही न्यूट्रिशन लेना मतलब सिर्फ पेट भरना नहीं है, बल्कि बॉडी की एक्चुअल नीड्स को फुलफिल करना है। अब आप सोच रहे होंगे न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंस सिर्फ एथलीट्स या फिटनेस फ्रीक्स के लिए है। नहीं, चाहे आप स्टूडेंट हो, टीचर हो या स्पोर्ट्स पर्सन, गुड न्यूट्रिशन सभी को बेटर कंसंट्रेशन, स्ट्रॉन्गर इम्यूनिटी और हायर एनर्जी लेवल्स देता है। सो बेसिकली न्यूट्रिशन इज नॉट अ चॉइस, इट्स अ नेसेसिटी। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में बताऊं डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन एंड बैलेंस डाइट, तो कमेंट में न्यूट्रिशन सीरीज लिखिए। रिमेंबर, यू आर व्हाट यू ईट। तो सही खाना खाइए, सही नॉलेज लीजिए और बने रहिए हेल्दी और एनर्जेटिक। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों के बारे में। अब सोचिए जरा, जब हमारी गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल चाहिए होता है, तो हमारे बॉडी को चलाने के लिए क्या चाहिए? बिल्कुल सही, न्यूट्रिएंट्स। Nutrients are the components of food required by our body in specific quantities and for specific purposes. यानी खाने के वे पौष्टिक तत्व जिनकी हमारे शरीर को स्पेसिफिक क्वांटिटी में जरूरत होती है और जिनका हमारे शरीर में कुछ न कुछ काम होता है। हर न्यूट्रिएंट का हमारे शरीर में कुछ न कुछ काम होता है और इन न्यूट्रिएंट्स को हमें एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में खाना होता है, न कम न ज्यादा। क्योंकि कम क्वांटिटी में खाना भी नुकसान करता है और ज्यादा मात्रा में खाने के भी नुकसान होते हैं। इसलिए सभी न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करने की एक मात्रा निर्धारित है और उतनी ही खानी चाहिए। यह स्पेसिफिक क्वांटिटी कितनी होती है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं कि न्यूट्रिएंट्स होते कितने टाइप के हैं। न्यूट्रिएंट्स को ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहले हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरे हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी हमें ज्यादा क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है। जनरली यह 100 मिलीग्राम से ज्यादा की क्वांटिटी में खाए जाते हैं। इनके अंदर आने वाले न्यूट्रिएंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। इसके अलावा कुछ ऐसे मिनरल्स भी होते हैं जो 100 मिलीग्राम से ज्यादा की क्वांटिटी में खाए जाते हैं। इन मिनरल्स को मैक्रो मिनरल्स भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, सोडियम, क्लोराइड एंड मैग्नीशियम। दूसरी कैटेगरी है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर ऐसे न्यूट्रिएंट्स आते हैं जो कम क्वांटिटी में खाए जाते हैं। इनके अंदर आने वाले न्यूट्रिएंट्स हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स को छोड़कर जितने भी मिनरल्स होते हैं वह माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में आते हैं। अब इन कैटेगरीज में आने वाले न्यूट्रिएंट्स को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में आने वाले न्यूट्रिएंट्स की। इनमें सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को हम एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। ये हमारे फूड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहें तो कार्बोहाइड्रेट्स वो कंपाउंड हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं और बॉडी को तुरंत एनर्जी देते हैं। जब हम रोटी, राइस, ब्रेड, शुगर या पोटैटोज खाते हैं तो ये सब हमारे शरीर में ग्लूकोज में बदल जाते हैं जो एनर्जी के रूप में यूज होती है। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को दो मेन टाइप्स में बांटा गया है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को हम शुगर्स भी कहते हैं। ये जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं और बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। इनको दो मुख्य कैटेगरीज में बांटा गया है, मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स जो कि सिंगल शुगर यूनिट होती है, सबसे सिंपल फॉर्म होते हैं। इन्हें फर्दर ब्रेक करने की जरूरत नहीं होती। ये सीधे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और तुरंत एनर्जी देते हैं। इसके मेन टाइप्स है ग्लूकोज, जिसे ब्लड शुगर भी कहते हैं, फ्रूट्स, हनी, सीरियल्स में मिलता है। सेकेंड इज फ्रक्टोज जो कि फ्रूट्स और हनी में पाया जाता है। थर्ड इज गैलेक्टोज जो कि मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलता है। रिमेंबर, ये तीनों शुगर्स बॉडी में जल्दी एब्जॉर्ब होकर तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। डाइसैकेराइड्स जो कि डबल शुगर यूनिट्स होती है, दो मोनोसैकेराइड्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। बॉडी इन्हें पहले तोड़कर मोनोसैकेराइड में बदलती है, फिर एब्जॉर्ब करती है। इसके मेन टाइप्स है सुक्रोज जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है।
यह शुगरकेन, बीट शुगर और स्वीट्स में पाया जाता है। दूसरा है लैक्टोज, जो कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। यह मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। और तीसरा है मोल्टोज, जो कि 2 ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना होता है। यह जर्मिनेटिंग ग्रेन्स एंड माल्टेड फूड्स में पाया जाता है। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को हम लॉन्ग चेन कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं। ये कई मोनोसैकेराइड यूनिट्स, मेनली ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। इनका डाइजेशन स्लो होता है, इसलिए ये स्टेडी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और बॉडी को लंबे समय तक एनर्जेटिक रखते हैं। इन्हें गुड कार्ब्स भी कहा जाता है क्योंकि ये फाइबर के साथ आते हैं और एनर्जी को सस्टेन करते हैं। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स 3 मुख्य प्रकार के होते हैं: स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज। इन्हें डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले है स्टार्च। ये प्लांट्स में स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट होता है। हमारे भोजन में सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स स्टार्च ही है। जब हम स्टार्च रिच फूड्स खाते हैं तो ये बॉडी में ग्लूकोज में टूट जाता है। सोर्सेज ऑफ स्टार्च आर राइस, व्हीट, मैज, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, सीरियल्स, पल्सेस, ब्रेड, पास्ता एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज ग्लाइकोजन। इसे एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। ये लिवर और मसल्स में स्टोर्ड रहता है। जब बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर एनर्जी देता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक्सरसाइज करते हैं या फास्टिंग करते हैं तो बॉडी ग्लाइकोजन को एनर्जी सोर्स के रूप में यूज करती है। एंड लास्ट इज सेल्यूलोज, जिसे डाइटरी फाइबर या रफेज भी कहते हैं। ये प्लांट्स की सेल वॉल में पाया जाता है। बॉडी इसे डाइजेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन ये डाइजेशन में मदद करता है। फाइबर इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट को रेगुलेट करता है और कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। सोर्सेज ऑफ सेल्यूलोज आर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, सैलड, ओट्स, ब्रान एक्सेट्रा। फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के बिना बॉडी काम नहीं कर सकती। चलिए जानते हैं इसके मेन फंक्शंस। एक, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। ये बॉडी की मेन फ्यूल सोर्स है। 2, प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन। जब एनर्जी कार्ब्स से मिल जाती है तो बॉडी को प्रोटीन को एनर्जी के लिए यूज नहीं करना पड़ता। 3, हेल्प्स इन फैट मेटाबॉलिज्म। कार्ब्स फैट को प्रॉपर्ली बर्न करने में मदद करते हैं। 4, फाइबर इम्प्रूव्स डाइजेशन। रफेज डाइजेशन और एक्सक्रीशन दोनों में मदद करता है। 5, मेंटेन्स ब्लड शुगर लेवल। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखते हैं। फूड सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के अच्छे सोर्सेज हैं। 1, सीरियल्स, जिसमें राइस, व्हीट, मैज, ओट्स एक्सेट्रा आते हैं। 2, पल्सेस, जिसमें लेंटिल्स, बीन्स एक्सेट्रा आते हैं। 3, रूट्स एंड ट्यूबर्स, जिसमें पोटैटो, स्वीट पोटैटो एक्सेट्रा आते हैं। 4, फ्रूट्स, जिसमें बनाना, एप्पल, मैंगो एक्सेट्रा आते हैं। 5, शुगरी फूड्स, जिसमें शुगर, हनी, जगेरी एक्सेट्रा आते हैं। अगर बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए तो क्या होता है? सबसे पहले है वीकनेस एंड फटीग। एनर्जी की कमी से थकान रहती है। सेकेंड इज केटोसिस। जब कार्ब्स कम होते हैं तो बॉडी फैट को एनर्जी में बदलती है, जिससे केटोन बॉडीज बनती हैं, जो बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकती हैं। एंड थर्ड इज वेट लॉस एंड मसल ब्रेकडाउन। एनर्जी की कमी से मसल्स टूटने लगते हैं। अब अगर कार्ब्स ज्यादा हो जाएं तो क्या होता है? सबसे पहले है ओबेसिटी यानी मोटापा। एक्स्ट्रा कार्ब्स फैट में कन्वर्ट होकर स्टोर्ड हो जाते हैं। सेकेंड इज डायबिटीज। ज्यादा शुगरी फूड लेने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। थर्ड इज डेंटल कैरीज यानी दांतों में कीड़ा। एक्सेस शुगर से बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। एंड फोर्थ इज हार्ट डिजीजेस। हाई कार्ब इंटेक से कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। इससे हमें एनकरेजमेंट मिलती है कि हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाएं। नेक्स्ट इज फैट्स। आपने सुना होगा टू मच फैट इज बैड फॉर हेल्थ, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फैट हमारे शरीर के लिए उतना ही जरूरी है जितना कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स? यस, फैट इज नॉट ऑलवेज बैड। असली बात है सही तरह का फैट लेना और सही अमाउंट में लेना। फैट एक एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट है जो बॉडी को एनर्जी स्टोर करने और इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है।
साइंस की लैंग्वेज में फैट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट्स की तरह, लेकिन इनमें एनर्जी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। 1 ग्राम फैट से 9 कैलोरीज मिलती है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से 2 गुना से भी ज्यादा। टाइप्स ऑफ फैट्स। फैट के 2 मेन टाइप्स होते हैं, सैचुरेटेड फैट्स एंड अनसैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड फैट्स और बैड फैट्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड रहते हैं। ज्यादा मात्रा में ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, जिससे हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ज्यादा इंटेक से ओबेसिटी और ब्लॉक्ड आर्टरीज जैसी समस्याएं हो सकती हैं। सोर्सेज ऑफ सैचुरेटेड फैट्स आर बटर, घी, चीज, क्रीम, कोकोनट ऑयल, रेड मीट, फ्राइड फूड, पेस्ट्रीज। अनसैचुरेटेड फैट्स और गुड फैट्स रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहते हैं। ये हार्ट फ्रेंडली फैट्स होते हैं और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखते हैं। इन्हें फर्दर 2 पार्ट्स में बांटा गया है। एक मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स, जो कि ऑलिव ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, एवोकाडोज एंड नट्स में मिलता है। 2 पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स, जो कि सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, फिश ऑयल एंड फ्लैक्स सीड्स में मिलता है। अदर इंपॉर्टेंट टाइप्स आर ट्रांस फैट्स। ये मोस्ट हार्मफुल फैट्स हैं जो प्रोसेस्ड और फ्राइड फूड्स में मिलते हैं, लाइक चिप्स, बर्गर्स, बेकरी आइटम्स। ये डबल बैड फैट्स हैं क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं और हार्ट रिस्क भी। एंड एसेंशियल फैटी एसिड्स जैसे ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जो बॉडी खुद नहीं बना सकती, इन्हें फूड से लेना जरूरी है। These are found in fish, flax seeds, walnuts, soybeans. Functions of fats. फैट बॉडी में कई इंपॉर्टेंट रोल्स निभाता है। एक, एनर्जी सोर्स स्टोरेज। फैट एनर्जी का सबसे कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स है। जब कार्ब्स कम होते हैं तो बॉडी एनर्जी फैट से लेती है। 2, इंसुलेशन प्रोटेक्शन। फैट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है और वाइटल ऑर्गन्स जैसे हार्ट, किडनी को कुशन करता है। 3, विटामिन अब्जॉर्प्शन। फैट विटामिन ए, डी, ई, के को अब्सॉर्ब करने में मदद करता है। इनको कहते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स। 4, सेल स्ट्रक्चर। बॉडी की सेल मेम्ब्रेन्स फैट से बनी होती हैं। 5, स्मूथ स्किन, हेल्दी हेयर। राइट फैट स्किन को ग्लोइंग और हेयर को शाइनी रखते हैं। फूड सोर्सेज ऑफ फैट को 2 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, हेल्दी सोर्स और अनहेल्दी सोर्स। हेल्दी सोर्सेज यानी गुड फैट्स आर नट सीड्स सच एज आलमंड्स, वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स एक्सेट्रा। ऑयल्स सच एज ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल एक्सेट्रा। फिश सच एज सैल्मन, ट्यूना एक्सेट्रा। एंड डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज मिल्क, कर्ड, पनीर एक्सेट्रा इन मॉडरेट क्वांटिटी। अनहेल्दी सोर्सेज यानी बैड फैट्स आर बटर, घी, क्रीम, चीज, रेड मीट एंड फ्राइड प्रोसेस्ड फूड। अगर बॉडी में फैट की कमी हो जाए तो होने वाली डिजीजेस है। 1, एनर्जी लॉस एंड वीकनेस, क्योंकि फैट मेन एनर्जी रिजर्व है। 2, ड्राई स्किन एंड हेयर। फैट की कमी से स्किन डल और ड्राई हो जाती है। 3, डेफिशिएंसी ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन्स ए, डी, ई, के, जिससे विजन, बोन्स और इम्यूनिटी पर असर पड़ता है। 4, हार्मोनल इम्बैलेंस। फैट्स हार्मोन्स के प्रोडक्शन में मदद करते हैं। अगर फैट ज्यादा खा लिया जाए तो भी प्रॉब्लम। दीज आर 1, ओबेसिटी। एक्सेस फैट बॉडी में स्टोर होकर वेट बढ़ाता है। 2, हार्ट डिजीजेस। सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ाकर आर्टरीज को ब्लॉक कर सकते हैं। 3, हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होती है। 4, डायबिटीज, स्ट्रोक रिस्क। अनहेल्दी फैट्स इंसुलिन फंक्शन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो याद रखिए, फैट ना विलन है ना हीरो, सब कुछ डिपेंड्स करता है बैलेंस पर। राइट फैट चूज करें, फ्राइड जंक फूड को लिमिट करें और अपने डाइट में गुड फैट्स को स्मार्टली इंक्लूड करें। Our next macronutrient is protein. प्रोटीन एक बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट है। ये ग्रोथ, रिपेयर और मेंटेनेंस में सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है। साइंटिफिक डेफिनेशन में प्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। कभी-कभी इनमें सल्फर और फास्फोरस भी होता है। प्रोटीन छोटे छोटे यूनिट्स से बना होता है जिन्हें कहा जाता है अमीनो एसिड्स, यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। हमारी बॉडी को लगभग 20 अमीनो एसिड्स की जरूरत होती है, जिनमें से 9 ऐसे हैं जो बॉडी खुद नहीं बना सकती। इन्हें हमें फूड से लेना पड़ता है।
इसलिए इन्हें एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। बाकी के 11 अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी खुद बना लेती है और इन्हें खाने में लेने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इन्हें नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन दो मुख्य प्रकार के होते हैं, कंप्लीट प्रोटीन्स एंड इनकम्प्लीट प्रोटीन्स। कंप्लीट प्रोटीन्स, इन प्रोटीन्स में सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं। ये एनिमल सोर्सेज से मिलते हैं। ये बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के लिए परफेक्ट माने जाते हैं। सोर्सेज ऑफ कंप्लीट प्रोटीन्स आर एग्स, मिल्क, फिश, मीट, पोल्ट्री, चीज एक्सेट्रा। इनकम्प्लीट प्रोटीन्स, इनमें कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड्स की कमी होती है। ये आमतौर पर प्लांट सोर्सेज से मिलते हैं। अगर हम अलग अलग प्लांट प्रोटीन्स को कॉम्बाइन करें तो कंप्लीट प्रोटीन बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, दाल और राइस जब साथ में खाए जाते हैं तो ये कंप्लीट प्रोटीन बन जाते हैं। सोर्सेज ऑफ इनकम्प्लीट प्रोटीन्स आर पल्सेस, सीरियल्स, नट्स, सीड्स, पीस, सोयाबीन्स एक्सेट्रा। फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर में कई महत्वपूर्ण काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक, ग्रोथ एंड रिपेयर न्यू टिश्यूज बनाना और पुराने टिश्यूज को रिपेयर करना। 2, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, एंजाइम्स और कुछ हार्मोन्स प्रोटीन से बनते हैं। 3, मसल डेवलपमेंट, प्रोटीन मसल्स की ग्रोथ और स्ट्रेंथ बढ़ाता है। 4, इम्यूनिटी बूस्टिंग, एंटीबॉडीज प्रोटीन से बनती हैं जो हमें इन्फेक्शन से बचाती हैं। 5, एनर्जी सोर्स, जब कार्ब्स और फैट्स कम होते हैं तब प्रोटीन एनर्जी सोर्स बन जाता है। 6, मेंटेन्स फ्लूइड बैलेंस, बॉडी में वाटर बैलेंस कंट्रोल में रखता है। फूड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। एनिमल सोर्सेज जो कि कंप्लीट प्रोटीन्स होता है, इसके अंडर आते हैं एग्स, फिश, मीट, मिल्क, चीज, कर्ड एक्सेट्रा। प्लांट सोर्सेज जो कि इनकम्प्लीट प्रोटीन्स होता है, इसके अंडर आते हैं पल्सेस, दाल, बीन्स, लेंटिल्स, सोयाबीन्स, नट सीड्स, होल ग्रेन्स सच एज व्हीट, rice, oats, etc. Tip: Vegetarians can get complete proteins by mixing pulses plus cereals like rajma chawal or khichdi. Diseases caused by protein deficiency. अगर डाइट में प्रोटीन की कमी हो जाए तो शरीर में सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक क्वेश्चन: प्रोटीन की कमी के कारण होने वाला डिजीज, खासकर बच्चों में। सिम्टम्स: swollen belly, weakness, hair discoloration, स्किन लीजन्स। 2, मैरास्मस, जब प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी होती है। सिम्टम्स: एक्सट्रीम थिननेस, वीकनेस, रिंकल्ड स्किन, स्लो ग्रोथ। 3, जनरल वीकनेस, लो इम्यूनिटी, इन्फेक्शन जल्दी होता है, रिकवरी स्लो रहती है। 4, स्टंटेड ग्रोथ, यानी बच्चों में वृद्धि रुकना। डिजीजेस प्रॉब्लम्स ड्यू टू एक्सेस प्रोटीन, ज्यादा प्रोटीन भी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। प्रोटीन के ज्यादा कंजम्पशन से होने वाली प्रॉब्लम्स है। 1, किडनी डैमेज, एक्स्ट्रा प्रोटीन किडनी पर लोड डालता है। 2, डिहाइड्रेशन, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से वाटर लॉस होता है। 3, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, ज्यादा प्रोटीन से कॉन्स्टिपेशन या इंडिजेशन हो सकता है। 4, वेट गेन, अगर प्रोटीन फैट सोर्सेज से आए, एक्सेस एनिमल प्रोटीन में सैचुरेटेड फैट ज्यादा होता है। तो याद रखिए, प्रोटीन बॉडी का बिल्डर है, लेकिन बैलेंस ही असली की है। डेली डाइट में प्रोटीन जरूर शामिल करें, चाहे वो दल हो या एग्स, क्योंकि हेल्दी मसल्स, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी और एक्टिव बॉडी सब प्रोटीन से ही पॉसिबल है। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस न हो। अब बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में आने वाले न्यूट्रिएंट्स की। इसमें सबसे पहले है विटामिन्स। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग थोड़ी सी चोट में भी जल्दी ठीक क्यों हो जाते हैं, या कुछ की स्किन, आईज और इम्यूनिटी हमेशा ग्लोइंग और स्ट्रॉन्ग क्यों रहती है? इसका सीक्रेट है विटामिन्स। यस, विटामिन्स हमारी बॉडी के प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें हेल्दी, एनर्जेटिक और डिजीज फ्री रखते हैं। विटामिन्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हमारी बॉडी को ग्रोथ, रिपेयर और नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जरूरी होते हैं। इनसे एनर्जी नहीं मिलती, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करने में मदद करते हैं। यानी विटामिन्स आर रेगुलेटरी न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी की मशीनरी को स्मूथ चलाते हैं। टाइप्स ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स 2 मेन टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन्स,
जैसे नाम से पता चलता है, फैट सोल्यूबल विटामिन्स वो विटामिन्स हैं जो फैट, ऑयल में डिसोल्व होते हैं और बॉडी के फैटी टिश्यूज और लिवर में स्टोर किए जा सकते हैं। इसलिए हमें इन्हें रोज नहीं लेना पड़ता, क्योंकि बॉडी इनका स्टोरेज बना लेती है। Examples of fat soluble vitamins are vitamins A, D, E and K. Water soluble vitamins. जैसे नाम से पता चलता है, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स वो विटामिन्स हैं जो पानी में डिसोल्व होते हैं। इनका स्टोरेज बॉडी में नहीं होता, इसलिए जो एक्स्ट्रा अमाउंट होती है वो यूरिन के साथ बाहर निकल जाती है। मतलब इन्हें रेगुलरली डाइट में लेना जरूरी है। Examples of water soluble vitamins are vitamin B complex group and vitamin C. अब हम इन विटामिन्स के फंक्शंस, सोर्सेस और एक्सेस या डेफिशिएंसी की वजह से होने वाली प्रॉब्लम्स को समझते हैं। सबसे पहले है विटामिन ए, जिसे रेटिनॉल भी कहते हैं। इट्स फंक्शंस आर आईज की विजन के लिए जरूरी, स्पेशली नाइट विजन, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स को हेल्दी रखता है, ग्रोथ और इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है। Its food sources are carrots, spinach, milk, butter, liver, papaya and mango. इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होने वाली डिजीजेस है नाइट ब्लाइंडनेस, ज़ेरोफ्थैल्मिया यानी आईज का ड्राइनेस और ड्राई स्किन। अगर इसे एक्सेस में लिया जाए तो हेडेक, नोसिया और लिवर डैमेज जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। The ideal amount of vitamin A is 700 to 900 micrograms per day. Next is vitamin D, इसे कैल्सिफेरोल भी कहते हैं। Its functions are कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है। Its food sources are egg yolk, fish oil, butter, fortified milk and sunlight exposure. इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होने वाली डिजीजेस है रिकेट्स, इन चिल्ड्रन इसमें बोन्स सॉफ्ट और बेंट हो जाती है, और ऑस्टियोमलेशिया इन अडल्ट्स यानी वीक बोन्स। अगर इसे एक्सेस में लिया जाए तो किडनी स्टोन्स और कैल्शियम डिपोजिशन इन टिश्यूज जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। The ideal amount of vitamin D is 15 micrograms per day. Next is vitamin E, इसे टोकोफेरोल भी कहते हैं। Its functions are acts as an antioxidant, सेल्स को डैमेज से बचाता है, स्किन और हेयर को हेल्दी रखता है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मदद करता है। Its food sources are nuts, seeds, green leafy vegetables and vegetable oils. इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होने वाली डिजीजेस है मसल वीकनेस, फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स और सेल डैमेज। अगर इसे एक्सेस में लिया जाए तो हेडेक, फटीग और ब्लड विजन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। The ideal amount of vitamin E is 15 milligrams per day. Next is vitamin K, इसे फिलोक्विनोन भी कहते हैं। Its functions are blood clotting यानी खून जमाने के लिए जरूरी है और wound healing में मदद करता है। Its food sources are green leafy vegetables, spinach, cabbage और broccoli are good source of vitamin K. इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होने वाली डिजीजेस है डिलेड ब्लड क्लॉटिंग यानी चोट लगने पर ब्लीडिंग रुकती नहीं। अगर इसे एक्सेस में लिया जाए तो रेयर बट मे कॉज लिवर डैमेज। The ideal amount of vitamin K is 90 to 120 micrograms per day. Next is vitamin B complex. विटामिन बी ग्रुप को एनर्जी विटामिन्स कहा जाता है, क्योंकि ये बॉडी को फूड से एनर्जी रिलीज करने में हेल्प करते हैं। हर बी विटामिन का काम अलग है, लेकिन ये एक साथ मिलकर बॉडी की मेटाबॉलिज्म को स्मूथ चलाते हैं। इन्हें डिटेल में समझते हैं। विटामिन B1, इसे थायामाइन भी कहते हैं। यह नर्वस सिस्टम और मसल्स के लिए जरूरी है और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। इट्स फूड सोर्सेज आर होल ग्रेन्स, पल्सेस, नट्स एंड यीस्ट। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होने वाली डिजीजेस है बेरी, जिसमें वीकनेस, नर्व डैमेज, मसल पेन होता है। The ideal amount of vitamin B1 is 1.1 to 1.2 milligrams per day. Next is vitamin B2, इसे राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। यह एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करता है और स्किन, आईज और टंग को हेल्दी रखता है। Its food sources are milk, eggs, green vegetables and liver. इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होने वाली डिजीजेस है छेलोसिस यानी क्रैक्स एट माउथ कॉर्नर्स, ग्लोसिटिस यानी रेड, sore tongue and eye irritation. The ideal amount of vitamin B2 is 1.1 to 1.3 milligrams per day. Next is vitamin B3, इसे नियासिन भी कहते हैं। यह एनर्जी मेटाबॉलिज्म में मदद करता है और हेल्दी स्किन और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट है।
Its food sources are meat, fish, peanuts and whole grains. इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होने वाली डिजीजेस है पेलाग्रा, जिसके सिम्टम्स डायरिया, डर्मेटाइटिस और डिमेंशिया है। The ideal amount of vitamin B3 is 14 to 16 milligrams per day. Next is vitamin B5, इसे पैंटोथेनिक एसिड भी कहते हैं। यह फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है और हार्मोन सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Its food sources are egg yolk, whole grains, liver and mushrooms. इसकी डेफिशिएंसी की वजह से रेयरली बट फटीग और नोसिया हो सकता है। The ideal amount of vitamin B5 is 5 milligrams per day. Next is vitamin B6, इसे pyridoxine भी कहते हैं। यह प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ब्रेन फंक्शन और आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। Its food sources are bananas, nuts, meat and whole grains. इसकी डेफिशिएंसी की वजह से स्किन प्रॉब्लम्स, अनेमिया और डिप्रेशन हो सकता है। The ideal amount of vitamin B6 is 1.3 to 2 milligrams per day. Next is vitamin B7, इसे बायोटीन भी कहते हैं। यह हेयर, स्किन और नेल्स के लिए अच्छा होता है एंड फैट और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। Its food sources are egg yolk, nuts, milk and soybeans. इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हेयर लॉस, स्किन रैशेस और फटीग हो सकता है। The ideal amount of vitamin B7 is 30 micrograms per day. Next is vitamin B9, इसे फॉलिक एसिड और फोलेट भी कहते हैं। यह आरबीसी फॉर्मेशन में मदद करता है और प्रेगनेंसी के दौरान बेबीज ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के लिए जरूरी होता है। Its food sources are green leafy vegetables, pulses, oranges and liver. इसकी डेफिशिएंसी की वजह से अनेमिया और बर्थ डिफेक्ट्स इन बेबीज हो सकता है। The ideal amount of vitamin B9 is 400 micrograms per day. Next is vitamin B12, इसे कोबालामिन भी कहते हैं। यह आरबीसी प्रोडक्शन और नर्वस सिस्टम हेल्थ के लिए जरूरी है। Its food sources are meat, fish, eggs and milk, यानी only animal sources. इसकी डेफिशिएंसी की वजह से पर्निशियस अनेमिया, नर्व डैमेज और वीकनेस हो सकती है। The ideal amount of vitamin B12 is 2.4 micrograms per day. विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बाद वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स में नेक्स्ट है विटामिन सी, इसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। यह कोलेजन फॉर्मेशन फॉर स्किन, गम्स एंड वुंड्स, बूस्ट्स इम्यूनिटी एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम फूड में हेल्प करता है। यह एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। इट्स फूड सोर्सेज आर आंवला, ऑरेंजेस, लेमन, ग्वावा, टोमेटोज एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से स्कर्वी यानी ब्लीडिंग गम्स, लूज टीथ एंड स्लो वाउंड हीलिंग हो सकती है। अगर इसे एक्सेस में लिया जाए तो स्टमक अपसेट और डायरिया हो सकता है। The ideal amount of vitamin C is 75 to 90 milligrams per day. अगर आप इसी तरह फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक्स आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारी बुक ले सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब बात करते हैं मिनरल्स की। क्या आपने कभी सोचा है हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग क्यों रहती हैं? हार्ट सही रिदम में क्यों धड़कता है? और हमारा ब्लड ऑक्सीजन कैसे कैरी करता है? इस सब के पीछे होते हैं मिनरल्स। हाँ, वही टाइनी न्यूट्रिएंट्स जो दिखते नहीं, लेकिन हमारी बॉडी को अंदर से स्ट्रॉन्ग और फंक्शनल बनाते हैं। मिनरल्स इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी ये प्लांट्स और एनिमल्स से नहीं बल्कि अर्थ एलिमेंट्स यानी सॉइल, वाटर, रॉक्स से आते हैं। बॉडी को इनकी थोड़ी मात्रा में जरूरत होती है, लेकिन इनका काम बहुत बड़ा है। ये हमारे बोन्स, टीथ, मसल्स, नर्व्स, ब्लड और हार्मोन्स की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। इसलिए मिनरल्स को बॉडीज फंक्शनल स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब बात करते हैं कितने टाइप्स के मिनरल्स हमारी बॉडी को चाहिए। बॉडी को टोटल 16 एसेंशियल मिनरल्स की जरूरत होती है, जो 2 ग्रुप्स में बांटे गए हैं, मैक्रो मिनरल्स एंड माइक्रो मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स और मेजर मिनरल्स, इनकी जरूरत बॉडी को ज्यादा मात्रा में होती है। There are total 7 major minerals. माइक्रो मिनरल्स और ट्रेस एलिमेंट्स, इनकी जरूरत बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन ये भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। There are total 9 trace minerals. Let's explore them one by one. सबसे पहले है कैल्शियम।
यह बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है और ब्लड क्लॉटिंग और मसल कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है। इट्स फूड सोर्सेज आर मिल्क, चीज, कर्ड, रागी, सेसमी सीड्स एंड ग्रीन लीफी वेजीज। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से रिकेट्स इन चिल्ड्रन, जिसमें बच्चे की बोन्स सॉफ्ट हो जाती है, और ओस्टियोपोरोसिस इन अडल्ट्स, जिसमें इंडिविजुअल की बोन्स फ्रैजाइल हो जाती है। अगर इसे एक्सेस में लिया जाए तो किडनी स्टोन्स और कैल्शियम डिपॉजिट्स जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। द आइडियल रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम इज 1000 मिलीग्राम्स पर डे। स्ट्रॉन्ग बोन्स का क्रेडिट कैल्शियम को जाता है, लेकिन कैल्शियम अकेला नहीं है। उसका बेस्ट फ्रेंड है फास्फोरस। यह कैल्शियम के साथ मिलकर बोन्स और टीथ बनाता है और एनर्जी मोलिक्यूल ATP का हिस्सा है। इट्स फूड सोर्सेज आर मिल्क, मीट, एग्स, पल्सेस एंड नट्स। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से बोन्स वीक हो सकती है और फटीग हो सकती है। अगर इसे एक्सेस में लिया जाए तो बोन इम्बैलेंस और कैल्शियम लॉस हो सकता है। द आइडियल रिक्वायरमेंट ऑफ फॉस्फोरस इज 700 मिलीग्राम्स पर डे। नेक्स्ट इज सोडियम। यह बॉडी फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करता है और नर्व इम्पल्सेस और मसल कॉन्ट्रैक्शंस में मदद करता है। इट्स फूड सोर्सेज आर टेबल सॉल्ट, पिकल्स, बटर एंड प्रोसेस्ड फूड्स। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से मसल क्रैम्प्स और लो बीपी हो सकता है। अगर इसे एक्सेस में लिया जाए तो हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। द आइडियल रिक्वायरमेंट ऑफ सोडियम इज 1500 milligrams per day. Too much sodium increases pressure, and to balance that pressure, we need its partner mineral, potassium. यह मसल कॉन्ट्रैक्शन और हार्ट बीट रेगुलेट करता है और वाटर बैलेंस मेंटेन करता है। Its food sources are bananas, oranges, coconut water and spinach. इसकी डेफिशिएंसी की वजह से मसल वीकनेस और इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है। अगर इसे एक्सेस में लिया जाए तो किडनी प्रॉब्लम्स और स्लो पल्स हो सकती है। The ideal requirement of potassium is 3500 milligrams per day. Next is magnesium. यह एंजाइम एक्टिवेशन और मसल, नर्व एंड बोन हेल्थ को बेहतर करता है। Its food sources are nuts, seeds, whole grains and leafy veggies. इसकी डेफिशिएंसी की वजह से मसल क्रैम्प्स और इरिटेबिलिटी हो सकती है। अगर इसे एक्सेस में लिया जाए तो डायरिया और लो बीपी हो सकता है। The ideal requirement of magnesium is 400 milligrams per day. Next is sulfur. यह स्किन, हेयर, नेल्स के लिए जरूरी और सम अमीनो एसिड्स सच एज मेथियोनाइन, सिस्टीन में प्रेजेंट होता है। Its food sources are onion, garlic, eggs and cabbage. इसकी डेफिशिएंसी की वजह से डल हेयर और वीक नेल्स हो सकता है। अगर इसे एक्सेस में लिया जाए तो यूजुअली हार्मलेस होता है। The ideal requirement of sulfur is 500 milligrams per day. अभी तक हमने जितने मिनरल्स के बारे में बात की वे सब बॉडी के बिल्डर्स कहलाते हैं, यानी ये सब बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। अब हम बात करेंगे उन मिनरल्स की जो बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करने का काम करते हैं। इन्हें ट्रेस मिनरल्स भी कहा जाता है। इसमें सबसे पहले है क्लोरीन और क्लोराइड। यह स्टमक एसिड यानी HCl का हिस्सा है और फ्लूइड बैलेंस रेगुलेट करता है। क्लोराइड अकेला ऐसा मैक्रो मिनरल है जो ट्रेस मिनरल की कैटेगरी में आता है। ट्रेस मिनरल्स की कैटेगरी में आने वाले बाकी सभी मिनरल्स माइक्रो मिनरल्स होते हैं। इट्स फूड सोर्सेज आर टेबल सॉल्ट, सीवीड एंड टोमेटोज। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से डाइजेस्टिव इश्यूज और मसल वीकनेस हो सकती है। अगर इसे एक्सेस में लिया जाए तो हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। The ideal requirement of chlorine is 2300 milligrams per day. अब बात करते हैं माइक्रो मिनरल्स की। जैसा कि पहले बताया है, इनकी जरूरत बॉडी को बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन ये उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। इन्हें ट्रेस एलिमेंट्स भी कहा जाता है। There are 9 types of micro minerals required by our body and essential in our diet. इनमें सबसे पहले है आयरन। यह हीमोग्लोबिन बनाता है जो कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। Its food sources are spinach, jaggery, dates, meat and pulses. इसकी डेफिशिएंसी की वजह से अनेमिया हो सकता है, जिससे फटीग और पेल स्किन हो जाती है। अगर इसे एक्सेस में लिया जाए तो इससे लिवर डैमेज और कॉन्स्टिपेशन हो सकता है।
The ideal requirement of iron in male is 8 milligrams per day and for female is 18 milligrams per day. Oxygen supply के बाद आता है metabolism control and that's the job of iodine. Iodine हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन्स T3 और T4 बनाता है। इसके अलावा यह मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है। Its food sources are iodized salt, sea fish and seaweed. इसकी डेफिशिएंसी की वजह से गॉटर यानी नेक स्वेलिंग हो सकती है और बच्चों में मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है। अगर आयोडाइन को एक्सेस में लिया जाए तो थायराइड इम्बैलेंस हो सकता है। The ideal requirement of iodine is 150 micrograms per day. माइक्रो मिनरल्स में नेक्स्ट है जिंक। इसका काम बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करना है। इसके अलावा यह वाउंड हीलिंग और बॉडी ग्रोथ में भी हेल्प करता है। इसके फूड सोर्सेज है नट्स, सीड्स, मीट और सीरियल्स। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से ग्रोथ रिटार्डेशन और हेयर लॉस हो सकता है। एक्सेस अमाउंट में लेने पर इसके कारण नोसिया और वॉमिटिंग हो सकती है। The ideal requirement of zinc is 10 to 12 milligrams per day. Next is micro mineral is fluorine or fluoride. यह टीथ और बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। Its food sources are fluoridated water, tea and fish. इसकी डेफिशिएंसी की वजह से डेंटल कैरीज यानी टूथ डीके होता है। अगर एक्सेस में लिया जाए तो फ्लोरोसिस यानी दांतों में ब्राउन स्टेन्स और वीक बोन्स की प्रॉब्लम हो जाती है। The ideal requirement of fluoride is 3 to 4 milligrams per day. Next micro mineral is copper. यह हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में मदद करता है और आयन मेटाबॉलिज्म में एसेंशियल रोल प्ले करता है। Its food sources are nuts, seeds, seafood and liver. इसकी डेफिशिएंसी हो तो अनेमिया और इम्यूनिटी वीक होती है और अगर एक्सेस में लिया जाए तो लिवर डैमेज कर सकती है। The ideal requirement of copper is 900 micrograms per day. Next micro mineral is selenium. यह एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है और सेल डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है। Its food sources are eggs, fish and cereals. अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो इम्यूनिटी वीक हो जाती है और मसल पेन हो सकता है और अगर एक्सेस में लिया जाए तो हेयर लॉस और नेल ब्रिटलनेस हो सकती है। The ideal requirement of selenium is 55 micrograms per day. And just like antioxidants protect cells, some minerals strengthen bones and enzymes like manganese. यह बॉडी में एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है और बोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। Its food sources are nuts, tea, cereals and whole grains. इसकी डेफिशिएंसी की वजह से पुअर ग्रोथ और वीक बोन्स हो सकती है और अगर डाइट में इसकी एक्सेस हो तो नर्व प्रॉब्लम्स हो सकती है। The ideal requirement of manganese is 2 to 5 milligrams per day. इस कैटेगरी में नेक्स्ट मिनरल है कोबाल्ट। यह विटामिन B12 का पार्ट है और आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। Its food sources are animal foods, eggs and fish. अगर बॉडी में कोबाल्ट की डेफिशिएंसी हो जाए तो पर्निशियस अनेमिया डिजीज हो जाती है और अगर इसकी एक्सेस हो जाए तो यह हार्ट और थायराइड को अफेक्ट कर सकता है। The ideal requirement of cobalt is approximately 1 milligrams per day. माइक्रो मिनरल्स में नेक्स्ट मिनरल है क्रोमियम। यह इंसुलिन की ब्लड शुगर रेगुलेशन में हेल्प करता है। Its food sources are whole grains, nuts and broccoli. इसकी डेफिशिएंसी की वजह से इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस यानी हाई ब्लड शुगर हो जाती है और अगर इसकी एक्सेस हो जाए तो रेयरली बट कैन हार्म किडनीज। The ideal requirement of chromium is 25 to 35 micrograms per day. अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों की हेल्प हो सके। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे खाने में कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो कैलोरीज या न्यूट्रिएंट्स तो नहीं देती, लेकिन फिर भी हमारे हेल्थ पर बड़ा असर डालती हैं? जी हाँ, इन्हें कहा जाता है नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट, यानी ऐसे सब्सटेंसेस जो न्यूट्रिशन नहीं देते पर इम्पैक्ट जरूर डालते हैं, कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव। अब सवाल ये है, ये नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ होते क्या हैं? तो सिंपल वर्ड्स में कहें, ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हमारे फूड में मौजूद तो होते हैं लेकिन बॉडी को एनर्जी या न्यूट्रिएंट्स नहीं देते। फिर भी ये डाइजेशन, हार्ट हेल्थ, मेंटल अलर्टनेस
और कई डिजीजेस के रिस्क को अफेक्ट कर सकते हैं। चलिए एक एक करके इनके एग्जाम्पल्स समझते हैं। सबसे पहले है फाइटोकेमिकल्स। ये ऐसे प्लांट कंपाउंड्स हैं जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, लेकिन बॉडी को हेल्थ बेनिफिट्स जरूर देते हैं। इनमें कैरोटेनॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स और लिग्नेंस शामिल हैं। फाइटोकेमिकल्स हमें मिलते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स और नट्स से। ये एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करते हैं और डिजीजेस से बचाव में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज फाइबर। फाइबर एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसे हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाता, लेकिन इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डाइजेशन को स्मूथ करता है, ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखता है और हार्ट डिजीज व कुछ कैंसर्स के रिस्क को कम करता है। सोर्सेज आर होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और पल्सेस। नेक्स्ट इज अल्कोहल। ये न्यूट्रिएंट नहीं है, लेकिन कई लोगों के डाइट का हिस्सा बन चुका है। मॉडरेट मात्रा में लिया जाए तो हार्ट डिजीज का रिस्क थोड़ा कम हो सकता है, पर अगर ज्यादा लिया जाए तो ये लिवर डिजीज, कैंसर और एडिक्शन जैसी प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है। नेक्स्ट इज कैफीन। कैफीन एक स्टिमुलेंट है जो कॉफी, टी और कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स में पाया जाता है। ये न्यूट्रिएंट्स तो नहीं देता, लेकिन मेंटल अलर्टनेस बढ़ाता है और मूड को अपलिफ्ट करता है। मॉडरेट मात्रा में कैफीन हेल्पफुल है, लेकिन ज्यादा लेने पर रेस्टलेसनेस या स्लीप प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। नेक्स्ट इज एडिटिव्स। एडिटिव्स वो सब्सटेंसेस हैं जो फूड में टेस्ट, टेक्सचर या अपीयरेंस को बेहतर बनाने के लिए डाले जाते हैं। एग्जाम्पल्स प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और फूड कलरिंग्स। ज्यादातर एडिटिव्स सेफ होते हैं, लेकिन कुछ लोगों में एलर्जीज या लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज स्पाइसेस। अब आते हैं हमारे देसी फेवरेट्स पर, स्पाइसेस। जैसे कार्डमम यानी इलायची, चिली यानी मिर्च, क्लोव यानी लौंग, पेपर यानी काली मिर्च, टर्मरिक यानी हल्दी आदि। ये फूड को टेस्ट और अरोमा देते हैं, एपेटाइट बढ़ाते हैं और डाइजेशन में मदद करते हैं। यानी मसाले सिर्फ स्वाद नहीं, सेहत का भी राज है। नेक्स्ट इज वाटर। वाटर हमारे शरीर की सबसे बेसिक जरूरत है। ये डाइजेशन में मदद करता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालता है और बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस रखता है। भले ही इसमें न्यूट्रिएंट्स न हो, लेकिन बिना पानी के लाइफ पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। ये ऐसे स्वीटनर्स हैं जिनमें शुगर या कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। इन्हें खासकर डायबिटिक्स के लिए या वेट मैनेजमेंट में यूज किया जाता है, लेकिन याद रखिए मॉडरेशन हमेशा जरूरी है। लास्ट इज प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स हमारी फूड आइटम्स को ज्यादा टाइम तक सेफ रखते हैं, यानी स्पॉइल होने से बचाते हैं, लेकिन ये न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं बढ़ाते, बस शेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं। कुछ प्रिजर्वेटिव्स एक्सेसिव यूज पर हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स भी हमारी डाइट में इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। भले ही ये कैलोरीज या न्यूट्रिएंट्स न दें, लेकिन इनका इफेक्ट हमारे हेल्थ, डाइजेशन और एनर्जी लेवल्स पर जरूर पड़ता है। इसलिए हमेशा याद रखिए, वैरायटी और बैलेंस ही परफेक्ट डाइट की की है और अवेयरनेस ही बेस्ट न्यूट्रिशन का फर्स्ट स्टेप। तो अगली बार जब आप खाना खाएं, तो सिर्फ टेस्ट पर नहीं, उसके नॉन न्यूट्रिटिव इम्पैक्ट पर भी ध्यान दें। अगर आप इसी तरह फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक्स आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो हमारी बुक ले सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों की हेल्प हो सके। ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल का मतलब होता है अपने डाइट को इस तरह मैनेज करना कि बॉडी को सभी जरूरी न्यूट्रिएंट्स भी मिले और एक्स्ट्रा फैट या कैलोरीज बॉडी में स्टोर ना हो। मतलब सिंपल है, ईट स्मार्ट नॉट लेस। हमारा गोल होना चाहिए हेल्दी वेट, ना कि सिर्फ कम नंबर दिखाने वाला वेइंग स्केल। टिप्स एंड प्रिंसिपल्स फॉर ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल। 1. बैलेंस डाइट इज द की। वेट कंट्रोल का पहला रूल है बैलेंस। आपके प्लेट में होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स जैसे राइस, रोटी, ओट्स, प्रोटीन्स जैसे एग्स, पनीर, पल्सेस, फैट्स हेल्दी वंस जैसे नट्स, सीड्स, ऑलिव ऑयल,
साथ में विटामिन्स और मिनरल्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से। टू ईट एट द राइट टाइम, टाइमिंग भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना क्वांटिटी। ट्राई टू ईट एवरी 3-4 आवर्स स्मॉल लाइट मील्स। इससे मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहता है और ओवर ईटिंग से बचा जा सकता है। रूल: ईट ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ प्रिंस एंड डिनर लाइक अ पॉपर। 3. ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। कई बार हमें लगता है कि भूख लगी है, लेकिन असल में हमें प्यास लगी होती है। सो स्टे हाइड्रेटेड। 8-10 ग्लासेस ऑफ वाटर पर डे। वाटर डाइजेशन में हेल्प करता है और टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता है। 4. अवॉइड क्रैश डाइटिंग। क्रैश डाइट्स या एक्सट्रीम फास्टिंग से वेट तो जल्दी कम होता है, लेकिन बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और जैसे ही आप नॉर्मल खाना शुरू करते हैं, वेट दोबारा बढ़ जाता है। सो हमेशा ग्रेजुअल और सस्टेनेबल वेट लॉस का टारगेट रखें। 5. इंक्लूड फिजिकल एक्टिविटी। हेल्दी ईटिंग के साथ एक्सरसाइज भी उतनी ही जरूरी है। 30 मिनट्स की डेली फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वॉकिंग हो, साइकिलिंग हो या योगा, वेट कंट्रोल में बहुत हेल्प करती है। 6. पोर्शन कंट्रोल। कभी ध्यान दिया है कि हम ज्यादातर एक्स्ट्रा कैलोरीज क्वांटिटी से खाते हैं, क्वालिटी से नहीं? तो कोशिश करें कि प्लेट में थोड़ा कम सर्व करें। यूज स्मॉलर प्लेट्स। साइंटिफिकली प्रूवन है कि इससे आप ऑटोमेटिकली कम खाते हैं। 7. माइंडफुल ईटिंग। टीवी देखते हुए या फोन चलाते हुए मत खाइए। माइंडफुल ईटिंग का मतलब है ईट विद अटेंशन। स्लोली च्यू करें, हर बाइट को एंजॉय करें। इससे डाइजेशन भी अच्छा होता है और ओवर ईटिंग भी नहीं होती। वेट कंट्रोल का मतलब कभी भी स्टार्वेशन नहीं होता, बल्कि होता है स्मार्ट ईटिंग हैबिट्स अपनाना। याद रखिए, ईट बैलेंस्ड मील्स, स्टे हाइड्रेटेड, एक्सरसाइज रेगुलरली और सबसे इम्पोर्टेंट, खुद से प्यार करें, क्योंकि हेल्दी बॉडी ही हैप्पी बॉडी होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। इससे हमें एनकरेजमेंट मिलती है कि हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाएं। Our next topic is healthy weight. क्या आपने कभी सोचा है कि हेल्दी वेट का असली मतलब क्या होता है? क्या सिर्फ स्लिम दिखना ही हेल्दी होना है या फिर हेवी बॉडी वाले लोग ऑटोमेटिकली अनहेल्दी माने जाते हैं? चलिए आज इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं, क्योंकि आज हम बात करेंगे हेल्दी वेट के बारे में, जो हर किसी के लिए अलग होता है पर इक्वली इम्पोर्टेंट। What is healthy weight? हेल्दी वेट का मतलब सिर्फ बॉडी का लाइट या स्लिम होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है ऐसा बॉडी वेट जो आपके हाइट, एज, जेंडर और लाइफस्टाइल के हिसाब से परफेक्ट बैलेंस में हो। मतलब ना ज्यादा वेट हो जिससे डिजीजेस का रिस्क बढ़े, ना बहुत कम जिससे वीकनेस या न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो। बस उतना वेट जिससे आपका बॉडी एफिशिएंटली काम करे और आप एनर्जेटिक महसूस करें। हाउ टू नो योर हेल्दी वेट? हेल्दी वेट को मेजर करने का सबसे सिंपल तरीका है BMI। BMI निकालने का फॉर्मूला है बॉडी वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। अब देखिए, अगर BMI 18.5 से कम है तो हम अंडरवेट है। अगर BMI 18.5 से 24.9 के बीच है तो हम हेल्दी वेट है। अगर BMI 25 से 29.9 है तो हम ओवरवेट है और अगर BMI 30 से ऊपर तो हम ओबीज है। अगर आपका BMI 18.5 से 24.9 के बीच है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका वेट हेल्दी रेंज में है। बॉडी कॉम्पोजिशन मैटर्स। सिर्फ वेट नहीं, बल्कि बॉडी कॉम्पोजिशन भी देखना जरूरी है, यानी बॉडी में मसल, फैट, बोन्स और वाटर का रेशियो कैसा है। कई बार कोई दिखने में स्लिम होता है लेकिन बॉडी फैट ज्यादा होता है, इसे कहते हैं स्किनी फैट। और कोई दिखने में हेवी लगता है लेकिन मसल मास ज्यादा होता है, वो भी हेल्दी हो सकता है। सो डोंट जस्ट लुक एट वेट, लुक एट फिटनेस टू। व्हाई इज हेल्दी वेट इम्पोर्टेंट? हेल्दी वेट मेंटेन करने से बॉडी पर कई पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं। एक, हार्ट, लिवर और किडनीज बेहतर काम करते हैं। 2, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और जॉइंट पेन का रिस्क कम होता है। 3, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है। 4, मूड और एनर्जी लेवल हाई रहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट 5, सेल्फ कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ जाता है। अब सवाल आता है, कैसे रखें वेट हेल्दी रेंज में? तो ये कुछ सिंपल हैबिट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगी
एक, ईट बैलेंस्ड मील्स। कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स सब इंक्लूड करें। 2, अवॉइड जंक फूड और शुगरी ड्रिंक्स। 3, स्टे एक्टिव। रोज कम से कम 30 मिनट्स फिजिकल एक्टिविटी करें। 4, स्लीप प्रॉपर्ली। 7 to 8 आवर्स की साउंड स्लीप लें। 5, ड्रिंक इनफ वाटर। हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। याद रखिए, हेल्दी वेट का मतलब किसी मॉडल जैसा दिखना नहीं है, बल्कि ऐसा वेट मेंटेन करना है जिससे आपकी बॉडी फिट, माइंड फ्रेश और एनर्जी हाई रहे। हर इंसान का हेल्दी वेट अलग होता है, तो कंपेयर मत कीजिए, बस अपने शरीर की जरूरत को समझिए। Our next topic is pitfalls of dieting. क्या आपने कभी डाइट शुरू की है पूरे मोटिवेशन के साथ और फिर कुछ दिनों बाद खुद को पिज्जा खाते हुए पाया? या कभी ऐसा हुआ कि वेट तो कम हुआ लेकिन एनर्जी गायब हो गई? अगर हाँ, तो चांसेस है कि आप भी पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग के शिकार हुए हैं। तो चलिए जानते हैं डाइटिंग की वो कॉमन मिस्टेक्स जो वेट लॉस की जगह हमें लॉस ऑफ हेल्थ दे देती हैं। What are pitfalls of dieting? पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग का मतलब है ऐसे ट्रैप्स या मिस्टेक्स जो हम डाइट करते वक्त अननोइंगली कर देते हैं। ये मिस्टेक्स शुरू में हार्मलेस लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये हमारे मेटाबॉलिज्म, मूड, एनर्जी और ओवरऑल हेल्थ पर बुरा असर डालती हैं। यानी डाइट सही नहीं तो रिजल्ट भी सही नहीं। कॉमन पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग। 1, स्किपिंग मील्स। कई लोग सोचते हैं कि कम खाना मतलब जल्दी वेट लॉस, लेकिन रियलिटी ये है कि मील स्किप करने से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, बॉडी एनर्जी सेव मोड में चली जाती है और रिजल्ट फैट बर्न होने की बजाय फैट स्टोर होने लगता है। सॉल्यूशन, हमेशा छोटे और फ्रीक्वेंट मील्स खाइए। 3 मेन मील्स प्लस 2 लाइट स्नैक्स। 2, क्रैश डाइट्स। क्रैश डाइट्स वो होते हैं जहां आप कैलोरीज को बहुत ड्रास्टिकली कम कर देते हैं। हाँ, वेट जल्दी कम होता है, लेकिन मोस्टली वाटर और मसल लॉस होता है, फैट लॉस नहीं। और जैसे ही आप नॉर्मल खाना शुरू करते हैं, वेट वापस बढ़ जाता है। इसे कहते हैं योयो इफेक्ट। सॉल्यूशन, धीरे धीरे सस्टेनेबल डाइट अडॉप्ट करें जिससे लॉन्ग टर्म रिजल्ट मिले। 3, एलिमिनेटिंग एंटायर फूड ग्रुप्स। कई लोग कहते हैं कार्ब्स मत खाओ, फैट्स पूरी तरह बंद करो, लेकिन याद रखिए हर न्यूट्रिएंट का रोल होता है। कार्ब्स एनर्जी देते हैं, फैट्स विटामिन्स एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, प्रोटीन्स मसल्स बिल्ड करते हैं। सॉल्यूशन, किसी भी फूड ग्रुप को कंप्लीटली एलिमिनेट मत कीजिए, बस बैलेंस में खाइए। 4, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। कई बार हम सोचते हैं एक हफ्ते में 5 किलोग्राम कम करना है, लेकिन ऐसा हेल्दी तरीके से पॉसिबल नहीं है। जब रिजल्ट नहीं मिलता तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है और मोटिवेशन खत्म हो जाता है। सॉल्यूशन, रियलिस्टिक गोल्स रखें, जैसे 0.5 से 1 किलोग्राम पर वीक, स्लोली बट स्टेडिली। 5, इमोशनल ईटिंग। स्ट्रेस, बोर्डम या सैडनेस में कई लोग ज्यादा खाना खाने लगते हैं, इसे कहते हैं इमोशनल ईटिंग। इससे डाइट प्लान पूरी तरह बिगड़ जाता है। सॉल्यूशन, इमोशंस हैंडल करने के लिए ऑल्टरनेट वेज अपनाइए, जैसे म्यूजिक सुनना, वॉक लेना या किसी से बात करना। 6, इग्नोरिंग हाइड्रेशन। कई लोग डाइटिंग के दौरान पानी कम पीते हैं, लेकिन हाइड्रेशन की कमी से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, डाइजेशन खराब होता है और फटीग बढ़ता है। सॉल्यूशन, दिन में कम से कम 8-10 ग्लासेस पानी पीजिए और शुगरी ड्रिंक्स से बचिए। 7, लैक ऑफ स्लीप। कम नींद लेना भी एक हिडन डाइट मिस्टेक है। जब नींद पूरी नहीं होती, बॉडी में हंगर हार्मोन ग्रेलिन बढ़ता है, जिससे क्रेविंग्स ज्यादा लगती है। सॉल्यूशन, प्रॉपर 7-8 आवर्स की नींद लीजिए ताकि बॉडी रिकवर कर सके। याद रखिए, डाइटिंग का मतलब भूखे रहना नहीं, बल्कि सही तरीके से खाना सीखना है। अवॉइड कीजिए इन कॉमन पिटफॉल्स को: मील स्किप करना, क्रैश डाइटिंग, फूड ग्रुप्स एलिमिनेट करना, अनरियलिस्टिक गोल्स बनाना, इमोशनल ईटिंग करना। हेल्दी डाइट वही है जो आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाए, ना कि टेम्पररी चैलेंज। क्योंकि आखिर में गोल वेट लॉस नहीं, बल्कि हेल्थ गेन होना चाहिए। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस न हो। नेक्स्ट, we will talk about food intolerance.
क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई चीज खाई और थोड़ी देर बाद पेट दर्द, गैस या ब्लोटिंग शुरू हो गई और फिर आप सोच में पड़ गए, अरे ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, हो सकता है आपको फूड इंटॉलरेंस हो। तो आज हम बात करेंगे आखिर ये फूड इंटॉलरेंस होता क्या है, इसके कॉजेस, सिम्टम्स और प्रिवेंशन के बारे में। व्हाट इज फूड इंटॉलरेंस? फूड इंटॉलरेंस का मतलब है जब हमारी बॉडी किसी पर्टिकुलर फूड को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट या टॉलरेट नहीं कर पाती, यानी बॉडी को वो फूड सूट नहीं करता और उसे डाइजेस्ट करने में दिक्कत होती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, यह फूड एलर्जी से अलग होता है। एलर्जी में इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है, जबकि इंटॉलरेंस में डाइजेस्टिव सिस्टम रिएक्ट करता है। मतलब सिंपल है, एलर्जी डेंजरस होती है, इंटॉलरेंस अनकंफर्टेबल होती है। कॉजेज ऑफ फूड इंटॉलरेंस। फूड इंटॉलरेंस के कई रीजंस हो सकते हैं। कुछ लोगों के बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम्स की कमी होती है, जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंट लोगों में लैक्टेज एंजाइम कम होता है जो मिल्क को डाइजेस्ट करता है। कभी कभी कुछ केमिकल सब्सटेंसेस जैसे कैफीन या फूड एडिटिव्स जैसे MSG, प्रिजर्वेटिव्स पर बॉडी रिएक्ट करती है। और कुछ लोगों की बॉडी नेचुरल कंपाउंड्स जैसे ग्लूटेन को डाइजेस्ट नहीं कर पाती। कॉमन सिम्टम्स। फूड इंटॉलरेंस के सिम्टम्स एलर्जी जैसे होते हैं, लेकिन थोड़े माइल्ड होते हैं और धीरे धीरे डेवलप होते हैं। स्टमक पेन या क्रैम्प्स, ब्लोटिंग या गैस, नोसिया या वॉमिटिंग, डायरिया या कॉन्स्टिपेशन, हेडेक या टायर्डनेस, इरिटेबिलिटी या मूड स्विंग्स। ये सिम्टम्स आमतौर पर कुछ घंटे बाद दिखाई देते हैं, तुरंत नहीं। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ फूड इंटॉलरेंस आर: 1. लैक्टोज इंटॉलरेंस। मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स से प्रॉब्लम, क्योंकि बॉडी लैक्टेज एंजाइम नहीं बना पाती। 2. ग्लूटेन इंटॉलरेंस। व्हीट, बार्ली, राई जैसे ग्रेन्स में पाए जाने वाले ग्लूटेन से रिएक्शन होता है। 3. कैफीन इंटॉलरेंस। कॉफी या टी लेने के बाद रेस्टलेसनेस, रैपिड हार्ट बीट या इंसोम्निया महसूस होना। 4. फूड एडिटिव इंटॉलरेंस। MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, फूड कलर्स या प्रिजर्वेटिव से रिएक्शन होना। हाउ टू मैनेज और प्रिवेंट फूड इंटॉलरेंस। आइडेंटिफाई करें कौन सा फूड प्रॉब्लम दे रहा है, फूड डायरी मेंटेन करें। प्रॉब्लमैटिक फूड को अवॉइड करें या कम क्वांटिटी में लें। लैक्टोज इंटॉलरेंस वालों के लिए लैक्टोज फ्री मिल्क या प्लांट बेस्ड मिल्क अवेलेबल है। ग्लूटेन इंटॉलरेंस में ग्लूटेन फ्री डाइट अपनाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट, डॉक्टर या डाइटिशियन से कंसल्ट जरूर करें। फूड इंटॉलरेंस कोई डिजीज नहीं है, बस बॉडी का एक यूनिक रिएक्शन है जो बताता है कि ये फूड मेरे लिए सही नहीं है। हर बॉडी अलग होती है, इसलिए अपने सिग्नल्स को सुनिए, राइट फूड चुनिए, हेल्दी रहें और अनकंफर्टेबल मील्स को कहिए गुड बाय। अगर आप इसी तरह फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक्स आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारी बुक ले सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट फूड मिथ्स। क्या आपको भी लगता है कि रात में राइस खाने से वेट बढ़ता है, या फिर भी खाने से कोलेस्ट्रॉल स्काई हाई चला जाता है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हम सब किसी न किसी फूड मिथ पर यकीन करते हैं, पर आज हम इन मिथ्स के पीछे की सच्चाई जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फूड मिथ्स वर्सेस फैक्ट्स। व्हाट आर फूड मिथ्स? फूड मिथ्स यानी खाने से जुड़ी वो गलत धारणाएं या बिलीफ्स जो लोग जनरेशन से फॉलो करते आ रहे हैं बिना साइंटिफिक प्रूफ के। कभी किसी ने कहा बनाना मत खाओ, कोल्ड बढ़ जाएगा, तो किसी ने कहा बटर और भी हेल्थ के एनिमीज हैं। लेकिन सच ये है, हर मिथ के पीछे एक हाफ ट्रूथ छिपा होता है। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। कॉमन फूड मिथ्स एंड द ट्रूथ बिहाइंड देम। मिथ 1, कार्ब्स मेक यू फैट। कई लोग सोचते हैं कि कार्बोहाइड्रेट खाना मतलब वेट बढ़ाना, लेकिन सच ये है, कार्ब्स हमारी बॉडी की मेन एनर्जी सोर्स है। वेट बढ़ता है एक्सेस कैलोरीज से, न कि सिर्फ कार्ब्स से। फैक्ट, चूज कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जैसे ओट्स, ब्राउन राइस, मिलेट्स, ये हेल्दी है और लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी देते हैं। मिथ 2, ईटिंग राइस एट नाइट कॉजेज वेट गेन। बहुत कॉमन बिलीफ है कि रात में राइस खाना मना है, लेकिन ट्रूथ ये है, राइस खुद वेट नहीं बढ़ाता, पोर्शन साइज और फिजिकल एक्टिविटी मैटर करती है। फैक्ट,
अगर आप मॉडरेट क्वांटिटी में राइस खाते हैं और एक्टिव हैं, तो राइस बिल्कुल सेफ है, इवन एट नाइट। मिथ 3, घी एंड बटर आर बैड फॉर हेल्थ। सालों से लोगों ने घी और बटर को विलन बना दिया है, लेकिन रियलिटी ये है, मॉडरेट अमाउंट में घी एक्चुअली हेल्दी है। इसमें गुड फैट्स होते हैं जो डाइजेशन, स्किन और जॉइंट्स के लिए जरूरी है। फैक्ट, बस ध्यान रखें, एक्सेस में कुछ भी हार्मफुल हो सकता है। मिथ 4, डोंट ईट बनानास इफ यू हैव कोल्ड। कई लोग सोचते हैं कि बनाना कोल्ड बढ़ाता है, लेकिन कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि बनाना कोल्ड कॉज करता है। इनफैक्ट, बनाना में पोटेशियम और विटामिन B6 होता है जो इम्यूनिटी बढ़ाता है। फैक्ट, अगर आप एलर्जिक नहीं हैं, तो बनाना आराम से खा सकते हैं, इवन ड्यूरिंग अ कोल्ड। मिथ 5, ड्रिंकिंग कॉफी स्टंट्स योर ग्रोथ। ये मिथ बहुत पुराना है कि कॉफी पीने से हाइट नहीं बढ़ती, लेकिन ट्रूथ ये है, कॉफी में ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है जो ग्रोथ रोकता हो। हाँ, ज्यादा कैफीन से नींद और कैल्शियम अब्जॉर्प्शन पर असर पड़ सकता है, लेकिन नॉर्मल लिमिट में कॉफी सेफ है। मिथ 6, एग्स इंक्रीज कोलेस्टेरॉल डेंजरसली। कई सालों तक एग्स को ब्लेम किया गया हाई कोलेस्टेरॉल के लिए, लेकिन अब साइंस ने क्लियर कर दिया है, डाइटरी कोलेस्टेरॉल का असर ब्लड कोलेस्टेरॉल पर बहुत कम होता है। एग्स आर एक्चुअली रिच इन प्रोटीन और गुड फैट्स। फैक्ट, एक एग पर डे हेल्दी अडल्ट्स के लिए परफेक्टली सेफ है। मिथ 7, पैकेज्ड फ्रूट जूसेस आर एज हेल्दी एज फ्रेश वंस। नोप, ये बिगेस्ट मार्केटिंग मिथ है। पैकेज्ड जूसेस में एडेड शुगर और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। उनमें फाइबर बहुत कम होता है, जबकि फ्रेश फ्रूट्स नेचुरल फाइबर और विटामिन से भरपूर होते हैं। फैक्ट, जब भी पॉसिबल हो, फ्रेश फ्रूट प्रेफर करें, जूस नहीं। बोनस टिप, बिलीव साइंस नॉट रूमर्स। किसी भी फूड के बारे में ओपिनियन बनाने से पहले हमेशा उसके साइंटिफिक फैक्ट्स और न्यूट्रिशनल वैल्यू को समझें, क्योंकि मिथ्स एंटरटेनिंग हो सकते हैं, लेकिन सही नॉलेज एम्पावरिंग होती है। अब अगली बार कोई कहे कि राइस मत खाओ, बनाना से कोल्ड बढ़ेगा या घी से फैट बढ़ता है, तो कॉन्फिडेंटली कहिए, दैट्स जस्ट अ फूड मिथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों की हेल्प हो सके। सोचा है कभी, एक खिलाड़ी कंपटीशन से पहले क्या खाता है? वो बस खाना नहीं होता, बल्कि एक प्लान फ्यूल स्ट्रैटेजी होती है जो उसकी परफॉर्मेंस को बना या बिगाड़ सकती है। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ डाइट इन स्पोर्ट्स, प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट कंपटीशन, यानी किसी भी मैच या इवेंट से पहले, मैच के दौरान और मैच के बाद सही डाइट क्यों जरूरी है और इसमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। स्पोर्ट्स में सिर्फ हार्ड ट्रेनिंग ही काफी नहीं होती, सही न्यूट्रिशन भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि जब बॉडी के पास सही फ्यूल होता है तो एनर्जी हाई रहती है, फोकस शार्प रहता है और स्टैमिना लॉन्ग लास्टिंग होता है। गलत डाइट लेने से डाइजेशन खराब हो सकता है, एनर्जी जल्दी खत्म हो सकती है और वो आपके पूरे गेम को अफेक्ट कर सकता है। इसलिए चलिए जानते हैं कंपटीशन से पहले डाइट कैसी होनी चाहिए और ये क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है। एक, फ्यूलिंग द बॉडी। कंपटीशन से पहले बॉडी को ग्लाइकोजन स्टोर से फुल रखना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए एथलीट को कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स जैसे राइस, ओट्स, पास्ता, फ्रूट्स या ब्रेड खाना चाहिए। ये फूड्स धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करते हैं, जिससे इवेंट के दौरान थकान, फटीग कम महसूस होती है और परफॉर्मेंस बेहतर रहती है। फॉर एग्जाम्पल, एक रनर अगर इवेंट से पहले कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाता है, तो उसके मसल्स में पूरी रेस के लिए एनर्जी स्टोर्ड रहती है। टू अवॉइड हैवी और फैटी फूड्स, कंपटीशन के दिन या एक दिन पहले हैवी, ऑयली या स्पाइसी खाना अवॉइड करना चाहिए। ऐसा फूड डाइजेशन स्लो कर देता है और कभी कभी पेट में डिस्कम्फर्ट या क्रैम्प्स भी दे सकता है। इसलिए लाइट, सिंपल और इजीली डाइजेस्टेबल मील्स लेना ज्यादा बेहतर होता है। 3, प्रॉपर हाइड्रेशन। पानी और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। डिहाइड्रेशन से बॉडी जल्दी थक जाती है, क्रैम्प्स हो सकते हैं और कंसंट्रेशन भी कम हो जाता है। इसलिए एथलीट को कंपटीशन से पहले इनफ वाटर और जरूरत पड़ने पर स्पोर्ट्स ड्रिंक्स लेने चाहिए। खासकर अगर मौसम गर्म हो तो हाइड्रेशन और भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। 4, टाइमिंग ऑफ मील्स। मील टाइमिंग भी एक बड़ा फैक्टर है।
कंपटीशन से लगभग 3-4 घंटे पहले एक प्रॉपर मील लेना चाहिए जिसमें कार्ब्स और थोड़ा प्रोटीन हो। और अगर इवेंट के 1 घंटे पहले हल्की भूख लगे तो लाइट स्नैक जैसे बनाना, स्मूदी या एनर्जी बार लेना परफेक्ट रहता है। 5. मेंटल रेडीनेस। सही प्री कंपटीशन मील सिर्फ बॉडी नहीं, माइंड को भी प्रिपेयर करती है। जब स्टमक कंफर्टेबल रहता है और एनर्जी स्टेबल होती है तो माइंड काम रहता है और फोकस बेहतर होता है। एक एथलीट के लिए ये मेंटल बैलेंस भी उतना ही जरूरी है जितनी फिजिकल एनर्जी। प्री कंपटीशन डाइट किसी भी एथलीट की विनिंग फॉर्मूला होती है। ये एंश्योर करती है कि गेम के समय बॉडी और माइंड दोनों अपनी बेस्ट कंडीशन में हो। याद रखिए, यू कांट परफॉर्म योर बेस्ट इफ योर बॉडी इजंट फ्यूएल्ड राइट। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। इससे हमें एनकरेजमेंट मिलती है कि हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाएं। कभी देखा है कुछ खिलाड़ी पूरे मैच में जोश से भरे रहते हैं जबकि कुछ बीच में ही थक जाते हैं। इसका एक बड़ा रीजन है कंपटीशन के दौरान उनकी डाइट। यस, व्हाट यू ईट एंड ड्रिंक ड्यूरिंग कंपटीशन कैन एक्चुअली डिसाइड वेदर यू फिनिश स्ट्रॉन्ग या एनर्जी लॉस की वजह से पीछे रह जाओ। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ डाइट इन स्पोर्ट्स ड्यूरिंग कंपटीशन, यानी खेलते समय सही डाइट क्यों जरूरी है और इसमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ड्यूरिंग कंपटीशन बॉडी लगातार एनर्जी बर्न करती है, मसल्स काम कर रहे होते हैं, हार्ट फास्ट धड़क रहा होता है और स्वेट से पानी और सॉल्ट्स दोनों निकल रहे होते हैं। ऐसे में सही डाइट और फ्लूइड्स लेना बहुत जरूरी है ताकि एनर्जी लेवल स्टेबल रहे, डिहाइड्रेशन ना हो और परफॉर्मेंस टॉप पा बनी रहे। तो चलिए जानते हैं कंपटीशन के दौरान क्या और कैसे खाना या पीना चाहिए। 1. मेंटेन एनर्जी लेवल्स। कंपटीशन के बीच में सबसे जरूरी है एनर्जी को मेंटेन रखना। अगर इवेंट लंबा है जैसे मैराथन, साइकिलिंग या लॉन्ग मैचेस, फुटबॉल, क्रिकेट, तो प्लेयर्स को बीच बीच में कार्बोहाइड्रेट इंटेक की जरूरत होती है। इसके लिए एनर्जी ड्रिंक्स, ग्लूकोज वाटर, बनानास, एनर्जी जेल्स या स्मॉल फ्रूट स्नैक्स बहुत इफेक्टिव होते हैं। ये फूड्स जल्दी डाइजेस्ट होकर बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देते हैं जिससे स्टैमिना बना रहता है। 2. प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। स्वेटिंग के साथ बॉडी से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स निकलते रहते हैं। अगर इन्हें रिप्लेस नहीं किया गया तो डिहाइड्रेशन हो सकता है जिससे क्रैम्प्स, फटीग और कंसंट्रेशन लॉस हो जाता है। इसलिए हर थोड़ी देर में पानी या इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक लेना चाहिए। स्पेशली आउटडोर स्पोर्ट्स में जैसे फुटबॉल या हॉकी जहां फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होती है। रिमेंबर, हाइड्रेशन इज नॉट जस्ट ड्रिंकिंग वाटर, इट्स अबाउट मेंटेनिंग बैलेंस। 3. अवॉइड हेवी और शुगरी फूड्स। कंपटीशन के बीच में हेवी, ऑयली या शुगरी फूड्स बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए क्योंकि ये डाइजेशन स्लो करते हैं और एनर्जी ड्रेन कर देते हैं। इंस्टेड लाइट और इजीली डाइजेस्टेबल स्नैक्स बेस्ट रहते हैं जो बॉडी को क्विक फ्यूल दे और हेवीनेस ना लाए। 4. लिसन टू योर बॉडी। हर एथलीट की बॉडी अलग होती है। कुछ लोग लिक्विड एनर्जी से अच्छा परफॉर्म करते हैं तो कुछ स्मॉल स्नैक्स से। इसलिए अपनी बॉडी की सिग्नल सुनिए। अगर थकान महसूस हो रही है तो थोड़ा ग्लूकोज या एनर्जी ड्रिंक लीजिए। अगर पेट भरा लग रहा है तो सिर्फ पानी से काम चलाइए। बैलेंस इज द की। 5. मेंटल फोकस और कॉन्फिडेंस। जब एनर्जी और हाइड्रेशन सही रहती है तो माइंड भी एक्टिव और फोकस्ड रहता है। बॉडी थकती नहीं और ब्रेन अलर्ट रहता है जिससे क्विक डिसीजंस और रिएक्शंस बेहतर होते हैं। इन शॉर्ट, राइट डाइट ड्यूरिंग कंपटीशन कीप्स बोथ योर बॉडी एंड ब्रेन इन सिंक। कंपटीशन के दौरान डाइट सिर्फ फ्यूल नहीं, परफॉर्मेंस बूस्टर है। सही टाइम पर सही चीजें खाने पीने से आप अपने गेम को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। याद रखिए, ड्यूरिंग द गेम योर बॉडी इज योर मशीन, कीप इट फ्यूएल्ड, कीप इट कूल। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस न हो। आपने नोटिस किया होगा, एक टफ मैच या इंटेंस ट्रेनिंग के बाद एथलीट्स तुरंत कुछ खाते पीते हैं। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि कंपटीशन खत्म होने के बाद बॉडी को रिकवरी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है और यही काम करती है पोस्ट कंपटीशन डाइट। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ डाइट इन स्पोर्ट्स पोस्ट कंपटीशन, यानी खेल के बाद सही डाइट क्यों जरूरी है और ये कैसे बॉडी को रिकवर करने में मदद करती है।
कंपटीशन के दौरान बॉडी बहुत एनर्जी खर्च करती है, मसल्स ब्रेक डाउन होते हैं, ग्लाइकोजन स्टोर्स एम्प्टी हो जाते हैं और डिहाइड्रेशन भी होता है। अब अगर बॉडी को सही न्यूट्रिएंट्स ना मिले तो रिकवरी स्लो हो जाती है, फटीग बढ़ता है और अगली परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है। इसलिए पोस्ट कंपटीशन डाइट का मेन गोल होता है एनर्जी स्टोर्स को रिफिल करना, मसल्स को रिपेयर करना और हाइड्रेशन को रिस्टोर करना। एक रिफिल एनर्जी स्टोर्स। कंपटीशन के बाद सबसे पहले जरूरी है एनर्जी को वापस रिफिल करना, क्योंकि बॉडी ने अपने ग्लाइकोजन स्टोर्स ऑलमोस्ट खत्म कर दिए होते हैं। इसके लिए एथलीट को कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स जैसे राइस, चपाती, फ्रूट्स, पास्ता या ओट्स लेने चाहिए। ये फूड्स मसल्स में ग्लाइकोजन लेवल को वापस बढ़ाते हैं, जिससे अगली प्रैक्टिस या इवेंट के लिए बॉडी रेडी रहती है। 2. मसल रिपेयर एंड रिकवरी। कंपटीशन के बाद मसल्स में माइक्रो टियर्स हो जाते हैं और उन्हें रिपेयर करने के लिए चाहिए प्रोटीन। इसलिए पोस्ट गेम मील में प्रोटीन सोर्सेज जैसे मिल्क, एग्स, पनीर, पल्सेस, चिकन या सोयाबीन जरूर शामिल करें। कार्ब्स और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन सबसे परफेक्ट रहता है रिकवरी के लिए, जैसे बनाना मिल्क शेक, दाल प्लस राइस या पीनट बटर सैंडविच। 3. रिहाइड्रेशन, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। स्वेटिंग के कारण बॉडी से पानी और सॉल्ट्स दोनों निकल जाते हैं। इसलिए पोस्ट कंपटीशन में सिर्फ पानी नहीं, बल्कि इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स या कोकोनट वाटर भी लेना चाहिए। ये लॉस्ट मिनरल्स जैसे सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम को बैलेंस करते हैं, जिससे बॉडी फिर से हाइड्रेटेड और फ्रेश महसूस करती है। 4. विटामिन्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। इंटेंस एक्टिविटी के बाद बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, इसलिए पोस्ट कंपटीशन मील में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जरूर लें, जैसे ऑरेंज, एप्पल, बेरीज, स्पिनच, कैरेट, जो बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स देते हैं और रिकवरी फास्ट करते हैं। 5. टाइमिंग मैटर्स। पोस्ट कंपटीशन मील को डिले नहीं करना चाहिए। आइडियली विदिन 30-45 मिनट्स के अंदर एक रिकवरी मील लेना चाहिए, ताकि बॉडी जल्दी से न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब कर सके। इसको कहते हैं रिकवरी विंडो, जो परफॉर्मेंस के लिए बहुत क्रिटिकल होती है। 6. मेंटल एंड फिजिकल रिलैक्सेशन। सिर्फ बॉडी नहीं, माइंड को भी रिकवरी की जरूरत होती है। जब आप सही खाना खाते हैं, हाइड्रेशन मेंटेन रखते हैं, तो फटीग कम होता है, मूड बेटर होता है और नेक्स्ट चैलेंज के लिए मोटिवेशन मिलता है। याद रखिए, पोस्ट कंपटीशन डाइट सिर्फ खाना नहीं, रिकवरी का हिस्सा है। ये आपको अगले दिन फिर से फील्ड पर एनर्जी और कॉन्फिडेंस के साथ लौटने में मदद करती है। अगर आप इसी तरह फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक्स आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो हमारी बुक ले सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस न हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि और लोगों की हेल्प हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और इंस्पायरिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप इम्प्लीमेंटिंग एंड कीप इम्प्रूविंग।